ये क्लास ये हम कर रहे थे कल EDF, दैट इज डायनामिक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स. ठीक है. So for EDF, priorities are not fixed. Yesterday we discussed that here their priorities, process priorities are not fixed. You have to assign the priorities at run time. ठीक है. कैसे एलोकेट की जाती है प्रायोरिटी, हम कैसे एलोकेट करेंगे प्रोसेसेस को प्रायोरिटी बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ डेडलाइन. ठीक है. जो भी हमारे डेडलाइन की वैल्यू होगी किसी भी प्रोसेस की, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी प्रोसेस को प्रायोरिटीज असाइन होगी. और ये हमें पता है कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस होगा उसको पहले प्रोसेसर असाइन किया जाएगा. ठीक है. अब बेस्ड ऑन द डेडलाइन कैसे, कि जिसकी डेडलाइन वैल्यू आप ये कह सकते हैं सबसे कम हो, या फिर हम उसको बोलते हैं जिसकी क्लोजेस्ट डेडलाइन हो, उस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई होती है. जैसे अगर 2 प्रोसेसेस है, एक की डेडलाइन है 2, एक की डेडलाइन है 5, तो जो आपका प्रोसेस P1 है विद 2 डेडलाइन, उसकी प्रायोरिटी हाई होगी. ठीक है. एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे कोई भी एक प्रोसेस उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं विद दिस 4 पैरामीटर्स. Any process in this EDF algorithm is represented by using the 4 parameters. First parameter always ये fixed है, ये टाइम पीरियड ही रहेगा. अगर यहाँ पे आपको कोई वैल्यू मेंशन है, इट मींस वो वैल्यू टाइम पीरियड की है. आफ्टर दैट एग्जीक्यूशन टाइम, आफ्टर दैट डेडलाइन. एग्जीक्यूशन टाइम, हम टाइम पीरियड क्या था, वो जो क्या डिफाइन करते हैं, प्रोसेस रिलेटेड स्लॉट, यानी कि कितना कितना स्लॉट उसका बनेगा सिस्टम में और किस टाइम पे वो सिस्टम में री एंटर करेगा. एग्जीक्यूशन टाइम वो टाइम हमें पता है जिस टाइम तक वो अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेगा. डेडलाइन क्या है कि उसको अपने एग्जीक्यूशन के लिए एक हमने क्या दे दिया, एक वैल्यू दे दी कि उतनी ही उस डेडलाइन में उसको अपने एग्जीक्यूशन करना है कंप्लीट. एंड फेज इनिशियली सभी का ही, जितने भी प्रोसेसेस आपको गिवन होंगे उन सभी का ही जो फेज इनिशियली होगा आपको दिया जाएगा, दैट विल बी 0. ठीक है. समटाइम्स आपको जैसे सपोज EDF है तो फेज वाला पैरामीटर इंक्लूड नहीं होता, फर्स्ट 3 पैरामीटर्स ही वो आपको देंगे, तो फेज आपको खुद से ही इंक्लूड करना है, दैट इज 0. ठीक है. बट फर्स्ट 3 पैरामीटर्स वो आपको देंगे और फर्स्ट 3 को फिक्स ही रखना है. फर्स्ट रहेगा टाइम पीरियड वैल्यू, सेकंड रहेगी एग्जीक्यूशन टाइम एंड थर्ड रहेगी डेडलाइन. फेज वो इंक्लूड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं. करेंगे तो भी उसकी 0 वैल्यू होगी, नहीं इंक्लूड करेंगे तो भी आपको खुद से उसको इंक्लूड करना है विद द वैल्यू 0. ठीक है. अब यहाँ पे देखो इसको आप कैसे इसके लिए ग्रैंड चार्ट ड्रॉ करोगे फॉर अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट एल्गोरिथम. सपोज देयर आर 2 प्रोसेसेस इन द सिस्टम, ठीक है, that have to be scheduled by your operating system using EDF. So first of all, represent this process with 4 parameters. First parameter is the time period value. Second is the execution time. अब ये जरूरी नहीं है कि आपको execution time पूरा उस नंबर में ही दिया जाए, complete decimals में भी आपको दे सकते हैं. ठीक है. So that's why I'm taking here the decimal example. 0.9. Next, deadline. And next is last is the value of phase. P2 के लिए देखो, P2 के लिए भी 4 पैरामीटर्स आप यूज करो. 5, सपोज टाइम पीरियड वैल्यू इज 5. नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूशन टाइम उसे चाहिए 2.3 यूनिट्स. नेक्स्ट डेडलाइन वैल्यू एंड नेक्स्ट वैल्यू ऑफ फेज. ठीक है. तो ये 4 पैरामीटर से आपको क्या पता लग रहा है कि दोनों प्रोसेसेस की क्या वैल्यूज है, टाइम पीरियड की, एग्जीक्यूशन टाइम की, डेडलाइन की एंड फेज की. फेज इज फिक्स, दैट इज 0. रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स वो फिक्स नहीं है, वो आपके चेंज हो सकती है, वैल्यू कोई भी आपको दी जा सकती है. ठीक है. लेकिन ये फिक्स है कि फर्स्ट वाले पैरामीटर में टाइम पीरियड ही होगा, सेकेंड एग्जीक्यूशन टाइम ही होगा और थर्ड डेडलाइन. ठीक है. अब यहाँ पे अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ ग्रैंड चार्ट. अब ग्रैंड चार्ट में वही रूल है जो कल आपको बताया था, रेट मोनोटोनिक वाला. क्या कि जो हमारा ग्रैंड चार्ट है उसमें हम कितनी वैल्यूज लेंगे, फॉर ऑल दी ग्रैंड चार्ट वी हैव टू स्टार्ट विद 0. 0 से हम उसको स्टार्ट करेंगे और एंड कहाँ पे करेंगे, बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ टाइम पीरियड वैल्यू. ठीक है. टाइम पीरियड वैल्यू का जो भी एलसीएम आएगा उतनी वैल्यूज को आप इस ग्रैंड चार्ट पर रिप्रेजेंट करोगे. उतनी मतलब उस पॉइंट तक आपको शेड्यूलिंग शो करनी है. शेड्यूलिंग तो आगे भी आप कंटिन्यू रहेगी, जैसे कल किया था उसमें जो 20 था वो लास्ट नहीं था, 20 के बाद भी आगे वो कंटिन्यू रहता.
लेकिन आपको कहाँ तक शो करनी है, वो जस्ट जितना कि आपके एलसीएम की वैल्यू आती है टाइम पीरियड जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे है आपका P1 और P2 दो ही प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस की पहले टाइम पीरियड वैल्यू आप देखो 2 और 5, एलसीएम ऑफ 2 एंड 5 इज वी नो 10, तो हमें ये ग्रैंड चार्ट कहाँ तक लेना है, 10 तक लेना है। ठीक है, you have to find out the LCM of time period value of each process. Find out the LCM by taking time period value of each processes. So in this case, two processes are here. So for these two processes, we have to calculate the LCM of 5 and 2. That will be 10. So it means हमें grand chart पे 10 units of time तक के लिए इनकी scheduling represent करनी है. ठीक है, इनिशियली सेम आप 0 से स्टार्ट करोगे एंड आपका हो जाएगा 10 पे. इन बिटवीन अब जैसे कल रेट मोनोटोनिक में आपने किया था पूरा 0 1 2 3 4 5 लाइक दिस, तो इधर आपको ऐसे लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप ऐसा ले भी सकते हो 0 1 2 3 पूरा कंप्लीट, या फिर आप सिंपली उसको डिफरेंस में भी ले सकते हो जो कि स्मॉलेस्ट डिफरेंस होगा. यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट डिफरेंस है ये 2 का, एक की 2 है एक की 5 है, तो आप 2 2 के डिफरेंस पे भी यहाँ पे वैल्यूज को यूज कर सकते हो. तो इधर यहाँ पे जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिया 10, सॉरी 0 0 से स्टार्ट किया, 0 के बाद नेक्स्ट वैल्यू मैं यहाँ कंसिडर कर लेती हूँ 2 4 6 8 10. तो मैंने 2 2 के डिफरेंस से वैल्यूज ले लिए, आप 0 1 2 3 भी कर सकते हो. ठीक है, तो 0 2 4 6 8 10, लेकिन वैल्यूज कितनी लेनी है जितना कि आपका टाइम पीरियड के एलसीएम की वैल्यू आती है. ठीक है, आप देखो आगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वही काम हमें करना है कल वाला जो रेट मोनोटोनिक में किया था. एट दिस फेज 0 राइट डाउन दी नंबर ऑफ प्रोसेसेस. सिंपल आपको प्रोसेसेस अभी यहाँ पे मेंशन करने हैं. टू प्रोसेस है P1 P2, क्योंकि इनिशियली सभी का फेज 0 रहता है. ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, जो इनकी टाइम पीरियड वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग इनको स्लॉट्स असाइन कर दो. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो P1 है उसका देखो टाइम पीरियड वैल्यू कितनी है 2, यानी कि ये 2 2 के डिफरेंस पे इसका स्लॉट्स क्रिएट होंगे. 0 to 2 2 to 4 4 to 6 6 to 8 8 to 10. तो पूरा ये किसके लिए रहेगा इस टाइप से, P1 के लिए. तो हम P1 को क्या कह सकते हैं, फर्स्ट 0 पे वो स्टार्ट हुआ, आफ्टर दैट वो रिलीज होगा दोबारा सिस्टम में 2 पे, आफ्टर दैट इट विल अगेन रिलीज इन द सिस्टम अगेन एट 4. 2 2 का डिफरेंस हमें इसके लिए लेना है. फिर से P1 आया आपका, ठीक है 8 पे फिर से P1 and after that at 10 also P1. उसके बाद हमें क्या लेना है, नेक्स्ट प्रोसेस के स्लॉट्स क्रिएट करना है. नेक्स्ट प्रोसेस क्या है P2. P2 की वैल्यू है 5, तो P2 की वैल्यू 5 है, यानी कि अब इसमें 5 5 के डिफरेंस पे आपके स्लॉट्स क्रिएट होंगे. ठीक है, 5 का जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया हुआ, तो आपको जस्ट करना क्या है, लाइन क्रिएट कर दो आप फॉर 5. ठीक है, अब P2 का देखो, P2 का फर्स्ट स्लॉट रहेगा 0 to 5. उसके बाद एट 5 P2 जो है वो सिस्टम में दोबारा से एंट्री लेगा
आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लॉट जो P2 का बनेगा दैट इज 5 to 10, क्योंकि इसका क्या है 5 का है। आगे हमें चलना ही नहीं, क्योंकि आगे हमें शो नहीं करनी इनकी शेड्यूलिंग, हमें जस्ट 10 तक ही इनकी शेड्यूलिंग शो करनी है। ठीक है, तो आपको ये करना होता है, सबसे पहले 0 पे जो प्रोसेसेस आपको गिवन है वो आप लिख लो, उसके बाद उनकी स्लॉट्स क्रिएट करो अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड वैल्यू। जब हम उसके स्लॉट क्रिएट करेंगे तो सिंपली आपको ये देखना है कितना डिफरेंस है, उस डिफरेंस वैल्यू पे वो दोबारा से सिस्टम में एंटर कर जाता है। जैसे 2 पे आया, फिर से 2 ऐड किया तो 4, फिर 2 ऐड किया तो 6, फिर 2 8 पे P1 रिलीज हो गया। आफ्टर दैट P2 के लिए जो किया वो 5 का था, तो P2 इस पूरे इस जो डायग्राम आपका ग्रैंड चार्ट है इसमें कितनी बार रिलीज हुआ, 2 बार, एक तो 0 पे और एक बार फिर से 5 पे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अभी हमने जस्ट इनके स्लॉट्स रिप्रेजेंट किया अपने ग्रैंड चार्ट पे, अब आपको करनी है इनकी शेड्यूलिंग। अब शेड्यूलिंग कैसे होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल असाइन दी प्रायोरिटीज। ठीक है, अब प्रायोरिटी कैसे असाइन होगी, अभी आपको बताया था डेडलाइन की वैल्यू पे बेस्ड प्रायोरिटीज असाइन की जाती है। जिसकी क्लोजेस्ट डेडलाइन होती है उसको हाई प्रायोरिटी दी जाती है। ऑब्वियसली हम जिसको जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं काम को उसी को ही पहले करेंगे। ठीक है, तो क्लोजेस्ट डेडलाइन मतलब सिंपल जिसकी स्मॉल वैल्यू होगी डेडलाइन की। अब आपको पता है P1 और P2 में दिख रहा है डेडलाइन क्या है, थर्ड जो पैरामीटर है वो डेडलाइन वैल्यू है। सो डेडलाइन ऑफ प्रोसेस P1 इज, देखो 2 थर्ड पैरामीटर है, डेडलाइन ऑफ प्रोसेस P2 की कितनी है 5। ठीक है, आउट ऑफ दीज 2 डेडलाइंस किसकी क्लोजेस्ट है 2, ऑब्वियसली 2 इज स्मॉलर देन 5, तो यानी कि प्रोसेस P1 की जो डेडलाइन है वो क्लोजेस्ट है, यानी कि हमारे लिए इसके लिए हमारे पास कम टाइम है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो अब प्रोसेस P1 की डेडलाइन वैल्यू स्मॉल है, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस हैज अ हाई प्रायोरिटी देन दिस P2। तो पहले हम किसको असाइन करेंगे अपना CPU, प्रोसेस P1 को। तो एट 0 जिस प्रोसेस को प्रोसेसर असाइन किया गया दैट इज द प्रोसेस P1। ठीक है, अब ये नहीं है कि आप पूरा 0 से 2 P1 के लिए रख दोगे, नो। अब आप क्या चेक करोगे कि P1 को कितना एग्जीक्यूशन टाइम चाहिए, यानी कि कितने टाइम के लिए उसको प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट है। तो प्रोसेस P1 को जस्ट विद दिस 0.9, पूरा 1 यूनिट भी नहीं चाहिए उसको, जस्ट कितना चाहिए उसको 0.9 यूनिट ऑफ टाइम के लिए उसको प्रोसेसर की असाइनमेंट चाहिए। ठीक है, तो आप अपने ग्रैंड चार्ट पे उतना ही एग्जीक्यूशन टाइम इसके लिए रिप्रेजेंट करोगे। तो सपोज आई एम टेकिंग दिस लाइन टू रिप्रेजेंट दिस, तो यहाँ पे आप मेंशन करोगे इसकी वैल्यू 0.9, क्यों, क्योंकि 0.9 ही इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब देखो आगे ये कितना है, एक पूरा स्लॉट 2 तक। अब आप इसमें इसको माइनस कर सकते हो, 2 में से सब्ट्रैक्ट करो आप 0.9, कितना आपका वैल्यू लेफ्ट होगी 1.1। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल P1 का प्रोसेसर असाइन हुआ, P1 ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करी, जितना उसको एग्जीक्यूशन टाइम मिला वो कितना था 0.9। उसके बाद अभी ये ब्लॉक फ्री है, आपके सिस्टम का मोटिव क्या होता है कि कोई भी ब्लॉक आपका फ्री ना रहे, यानी कि CPU की यूटिलाइजेशन होती रहे, वाइडल ना रहे। अब आपका सिस्टम क्या करेगा, सिंपली 0.9 पे P2 को प्रोसेसर असाइन कर देगा। तो उसने क्या किया, P2 को प्रोसेसर असाइन किया। अब देखो P2 अपनी एग्जीक्यूशन कर रहा है। ठीक है, एट 2 P2 को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना चाहिए, पूरा वैल्यू 2.3 की। ये 2.3 है, नहीं है ये 2.3, ये 1.1 लेफ्ट है, क्योंकि आप इसको माइनस करोगे विल गेट 1.1। तो यहाँ पे जो आपका ये है वैल्यू बचेगी दैट विल 1.1। अब 2 के आगे P2 को सिस्टम कंटिन्यू नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता, क्योंकि सिस्टम को पता है कि 2 पे P1 रिलीज हो रहा है। ठीक है, एट 2 देयर इज अ रिलीज टाइम ऑफ प्रोसेस P1 और P1 की प्रायोरिटी P2 से ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई P2 जो है अब 2 पे प्रेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 2 पे फिर से किसकी टर्न आ जाएगी, प्रोसेस P1 की। तो आप साथ साथ क्या करोगे, इसकी वैल्यूज लिखोगे, कौन सी वैल्यूज, P2 की, P2 का कितना एग्जीक्यूशन बचा है अभी। P2 की टोटल वैल्यू कितनी थी 2.3, टोटल वैल्यू थी 2.3। 2.3 में से अभी उसने अभी तक कितना एग्जीक्यूशन कर लिया है 1.1 का। तो हाउ मच एग्जीक्यूशन इज लेफ्ट,
1.2 अभी इसकी रहती है, ठीक है। अब देखो एट 2 पे इसको प्रेम्प्ट किया गया P2 को, क्योंकि 2 पे P1 रिलीज हो गया। अब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने P1 को ही प्रोसेसर असाइन किया। P1 को जब प्रोसेसर असाइन हुआ तो P1 ने अगेन अपना एग्जीक्यूशन पूरा किया, जो कि एग्जीक्यूशन कितना किया, वही 0.9, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0.9 ही इसको चाहिए अपनी एग्जीक्यूशन के लिए। फिर से ये इसका सेकंड स्लॉट चल रहा है P1 का 2 to 4 का, ठीक है। P2 का भी फर्स्ट ही चल रहा है क्योंकि उसकी 5 है, 0 to 5 पूरा एक ही चल रहा है उसका अभी। और P1 का जो चल रहा है वो अभी सेकंड चल रहा है क्योंकि उसका 2 का डिफरेंस है, ठीक है। सो P1 ने 2 to 4 में अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लिया। अब वो दोबारा तो आ ही नहीं सकता, यहाँ पे ये कल वाली कंडीशन सेम ही है, एक प्रोसेस एक स्लॉट में एक ही बार कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो सकता है और दोबारा वहां नहीं आ सकता, ठीक है। अब किसके लिए स्पेस बच गया, P2 के लिए। तो जैसे ही P1 एग्जीक्यूशन कर लिया अपना 0.9 का, जिसको आप यहाँ पे 0.9 ना लिख के विल राइट हियर 2, ठीक है। अब देखो 2.9 यहाँ पे एग्जीक्यूशन हुआ किसका, P1 का। एट 2.9 अगेन सिस्टम में आपका P2 आ सकता है, आ सकता है। लेकिन अब आपकी बात किसकी हो रही है कि प्रायोरिटीज जो है यहाँ पे फिक्स नहीं है, डायनामिकली असाइन हो रही है। डायनामिकली असाइन हो रही है कैसे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने 0 से स्टार्ट किया था, P1 P2 दो प्रोसेस थे, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा कंसिडर की गई थी, जिसकी डेडलाइन वैल्यू छोटी है, कम है, तो वो P1 की कम थी, ठीक है। P1 एग्जीक्यूशन कर लिया, P1 ने अपना 0.9 एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब इस पॉइंट पे आपका सिस्टम ये देखेगा कि P1 ने तो एक स्लॉट में अपनी एग्जीक्यूशन कर ही ली है, अब नेक्स्ट प्रोसेस को वो इजीली ला सकता है, चाहे वो उसकी प्रायोरिटी चेक करे चाहे ना करे, क्योंकि ये दो ही प्रोसेस है, एक ने अपना कर लिया तो दूसरे को उसने असाइन कर दिया। और अगर सिंपली आप प्रायोरिटी चेक करनी भी है तो क्या चेक करेगा वो, P1 और P2। P1 को पहले उसने प्रोसेसर असाइन किया, P1 की जो डेडलाइन है वो 2 है, P2 की डेडलाइन है 5, ठीक है। शॉर्ट किसकी है, P1 की। P1 एग्जीक्यूशन कर ली तो अब सिंपली उसने P2 को प्रोसेसर असाइन कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही 2 पे, इस 2 पे रिलीज हुआ दोबारा से P1, उसने P2 को प्रीएम्प्ट किया। क्यों प्रीएम्प्ट किया, क्योंकि उसने देखा प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, P1 की। लेकिन यहाँ पे भी उसने प्रायोरिटी को चेक किया दोबारा, कैसे, उसे चेक किया एट 2 पे P1 की डेडलाइन क्या है। P1 का हमें पता है कि 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो एट 2 पे P1 की जो न्यू डेडलाइन आई वो कितनी आई, 4, क्योंकि हमें कहाँ तक चलना था, 2 तक P1 के लिए। तो 2 to 4 उसकी डेडलाइन आई, चेंज हुई है डेडलाइन एट 2 पे, ठीक है। उसके बाद उसने चेक किया P2 के लिए, P2 जो एग्जीक्यूट हो रहा था, उसने P2 की डेडलाइन चेक करी। P2 का तो अभी एक ही स्लॉट चल रहा है और उस एक स्लॉट की जो डेडलाइन है वो कितनी है, पहली 5, तब भी वो P2 की ही उससे ज्यादा वैल्यू है। तो इट मीन्स जो हमारा P1 है अभी तक एट 2 पे भी P1 की ही प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि उसकी अभी डेडलाइन छोटी है, ठीक है। 4 है, P1 की एट 2 पे 4 हो गई है और P2 की अभी 5 ही चल रही है, इसलिए उसने P2 को प्रीएम्प्ट कर दिया और P1 को प्रोसेसर असाइन कर दिया। अब इसने अपने एग्जीक्यूशन कर लिया 0.9 के लिए, यानी कि 2.9 तक ये एग्जीक्यूट हो गया है। अब 2.9 पे आपका सिस्टम क्या करेगा, अब उसे पता है कि 2 to 4 के स्लॉट में P1 तो एग्जीक्यूट हो ही गया, वो दोबारा एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता। अब वो P2 को ले आएगा फिर से, तो उसने किसको ले आया, वो P2 को ले आया, ठीक है। अब P2 ने अपना एग्जीक्यूशन किया यहाँ पे पूरा 2.9 से लेके कंप्लीट यहाँ पे 4 तक पूरा उसने एग्जीक्यूशन लिया। तो कितना आपका एग्जीक्यूशन हो गया, यहाँ पे देखो उसकी वैल्यू को ऐड करो आप, 2.9 से 4 में, जस्ट 4 में से आपकी वैल्यू माइनस कर दो, कितना लेफ्ट होगा, प्लस। अगेन 1.1, फिर से 1.1 उसने एग्जीक्यूट कर लिया P2 ने। सो P2 की आप यहाँ पे अगेन राइट डाउन इट्स एग्जीक्यूशन कितना हो गया इसकी 1.1, ठीक है। पहले इसकी कितनी हुई थी, पहले भी इसकी 1.1 हुई थी, अभी भी इसकी 1.1 हो गई,
तो टोटल इसकी लेफ्ट हुई थी 1.2। तो सिंपली 1.2 है, हमें पता है 1.2 में से जस्ट 1.1 माइनस कर दो, सिंपली यू विल गेट 0.1। तो हमको कितना बचा P2 का एग्जीक्यूशन अभी 0.1। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब जैसे ही P2 अपना एग्जीक्यूट हो रहा है 2.9 से लेके 4 तक, तो उसे रुकना पड़ेगा। क्यों रुकना पड़ेगा? क्योंकि 4 पे P1 रिलीज हो रहा है सिस्टम में दोबारा। अब आपका सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम अब ये चेक करेगा, 4 पे उसने तो देख लिया कि P1 रिलीज हो रहा है, लेकिन अब किसकी डेडलाइन की वैल्यू कम है। ठीक है, P1 देखो, P1 4 पे जब आएगा दोबारा सिस्टम में, तो उसकी डेडलाइन वैल्यू अब चेंज हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 2 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, P2 का देखो, P2 जो है अभी एग्जीक्यूट हो ही रहा है, उसका तो पहला ही स्लॉट चल रहा है, और P2 की जो डेडलाइन वैल्यू है वो कितनी है 5। तो नाउ दिस टाइम P2 की जो डेडलाइन वैल्यू है वो कम है, तो P2 की प्रायोरिटी P1 से हाई हो जाएगी। तो इस टाइम पे P2 को आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रीएम्प्ट नहीं करेगा। समझ में आया? 4 पे क्या हुआ, उसने दोबारा चेक करी, डायनामिकली ही चेक कर रहा है वो, अब प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है। वो कैसे चेक कर रहा है कि किसकी डेडलाइन वैल्यू कम है। अब इस टाइम पे 4 पे P1 की डेडलाइन वैल्यू P2 से ज्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि P1 की डेडलाइन 6 है और P2 की डेडलाइन 5 है। सो दैट्स व्हाई वो P2 को प्रीएम्प्ट नहीं करेगा, P2 को एग्जीक्यूट होने देगा। सो एट 4 ऑल्सो P2 कंटिन्यूड इज एग्जीक्यूशन। उसको कितना चाहिए था? जस्ट 0.1 और चाहिए था अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए। तो आपका ये जो प्रोसेस P2 है वो अब 4.1 के लिए और एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो P2 executed for 4.1 also. Here P2 continues its execution because now its priority is high and it complete its execution at unit 4.1 in its first slot. ठीक है, अब इस 4.1 के बाद P2 तो आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि P2 ने अब अपनी 0 to 5 स्लॉट में एक बार कंप्लीट एग्जीक्यूशन कर ली। उसको 2.3 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए था, उतना उसने पूरा कर लिया अपना। ठीक है, अब इसके बाद एट 4.1 कौन आएगा सिस्टम में? P1। P1 को अब P1 का पूरा स्लॉट चल रहा है, ये 4 to 6 का, वो एग्जीक्यूट हो सकता है पूरा इसमें। तो P1 को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना चाहिए? 0.9। तो 0.9 कितना बना? 5 ही बना, यानी कि टोटल 5 तक अब P1 ने भी अपनी इस स्लॉट में एक बार फिर से एग्जीक्यूशन को पूरा कर लिया। तो ये जो पूरा 4.1 से लेके 5 है, पूरा 0.9 का ही वैल्यू है जो कि P1 ने अपनी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो एट 5 पे P1 तो आ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि P1 अपने स्लॉट में एक बार एग्जीक्यूट हो गया है। एट 5 पे अब सिस्टम में रिलीज भी हो रहा है, P2 ही रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक पॉइंट पे चेक करेगा डेडलाइन वैल्यू। इसमें वैसे तो उसको पता है, चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि P1 ऑलरेडी स्लॉट में एग्जीक्यूट हो गया है, लेकिन फिर भी एट 5 अगेन इट विल चेक दी प्रायोरिटीज। अब देखो P1 की जो प्रायोरिटी रहेगी एट 5 पे 6 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि उसका पूरा स्लॉट अभी चल रहा है 4 to 6 का। P2 की जो प्रायोरिटी है वो क्या हो जाएगी? डेडलाइन वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। क्यों? क्योंकि ये 5 के डिफरेंस पे चल रहा है। तो ऑब्वियसली P1 की छोटी है, P1 की अब वैल्यू स्मॉल है 6 की, और P2 की जो वैल्यू है वो है 10 है। तो पहले P1 को ही एग्जीक्यूट करेगा। P1 अपने इस टाइम स्लॉट में एग्जीक्यूट हो चुका है, तो अब वो 5 पे P2 को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो सिंपली सिस्टम जो है वो अब P2 को एग्जीक्यूट कर देगा। P2 का एक नया स्लॉट ये शुरू हुआ है। अब आप देखोगे 5 to 6 के लिए P2 अपना एग्जीक्यूशन कर लेगा। ठीक है, P2 ने यहाँ पे कितना एग्जीक्यूशन कर लिया? 1 यूनिट ऑफ टाइम की। ठीक है, 5 to 6 की। P2 की कितनी बची? 1.3। अगेन अब दोबारा से अब नया स्लॉट चल रहे हैं। P2 ने 2.3 में से 1 अपना कंप्लीट कर लिया है, सो उसकी कितनी बची? 1.3 एग्जीक्यूशन बची है। ठीक है, एट 6 पे अगेन सिस्टम विल चेक द प्रायोरिटीज नाउ बेस्ड ऑन द डेडलाइन वैल्यू। एट 6 पे उसको दिख रहा है कि हमारा जो ये है P1 ये सिस्टम में दोबारा रिलीज हो रहा है, और P2 जो है अभी वो अपने एग्जीक्यूशन 5 पे कर ही रहा है। अभी उसने उसको प्रीएम्प्ट नहीं किया है, अभी वो अपना 5 to 6 उसने एग्जीक्यूशन कर लिया, बट 6 पे सिस्टम ये देख रहा है कि P1 जो है वो सिस्टम में रिलीज हो रहा है। अब वो ये चेक करेगा कि P1 की डेडलाइन क्या है और P2 की डेडलाइन क्या है। आप देखो इस पॉइंट पे P1 है हमारा प्रोसेस, P1 की डेडलाइन अब क्या है? 10, क्योंकि 6 to 8, 8 to 10, 2 का डिफरेंस चल रहा है आपका। तो 10, 9, 8 P1 की जो आपकी डेडलाइन है वो 8 है, 2 का डिफरेंस चल रहा है।
तो 6 to 8। P1 की डेडलाइन आपकी 8 है, P2 की डेडलाइन 10 है। डेडलाइन किसकी कम है? P1 की, क्योंकि उसकी 8 है और P2 की अभी 10 ही है, तो दैट्स व्हाई P2 प्रेम्प्ट हो जाएगा और P1 जो है वो अब एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो एट 6 अगेन P1 एग्जीक्यूट, P2 प्रेम्प्ट हो गया 6 पे, P1 ने एग्जीक्यूशन ली, P1 अगेन एग्जीक्यूटेड फॉर 0.9, 6.9। अब ये बाकी का जो बचा है, कितना बचा है ये आपका इधर 1.1 का, तो इधर कौन एग्जीक्यूट हो जाएगा? सिंपली पता है आपको, P2 दो ही प्रोसेस हम ले रहे, सो P2 यहाँ पे आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा कि 1.1 के लिए, ठीक है। P2 ने पहला कितना अपना एग्जीक्यूशन कर ली थी 1 की, अब 1.1 और कर लिया, तो इसमें से माइनस कर दो आप 1.1, it is now left with 0.2, just 0.2, ठीक है। नाउ एट 8, अभी P2 चल रहा था, अभी उसकी एग्जीक्यूशन पूरी नहीं हुई है, उसकी 0.2 की रहेगी ना, 1.1 उसने कर लिया। नाउ 8 पे अभी उसको कंटिन्यू नहीं करेगा सिस्टम, क्यों? क्योंकि उसको दिख रहा है कि 8 पे P1 फिर से रिलीज हो रहा है सिस्टम में। सो एट 8 P1 अगेन रिलीजेस इनटू द सिस्टम। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम अगेन चेक द डेडलाइन। P1 की डेडलाइन अब कितनी है? 10। P2 की डेडलाइन तो 10 है ही, क्यों? क्योंकि वो 5 के डिफरेंस पे चल रहा है। अब दोनों की डेडलाइन इक्वल है, इक्वल आ गई। P1 भी अब 10 हो गया 8 पे पहुंच के, P2 की तो 10 थी ही पहले से। तो अब इस केस में क्या करता है सिस्टम? तो सिस्टम इस केस में उस प्रोसेस को सेलेक्ट करेगा जिसकी डेडलाइन इनिशियली कम थी, यानी कि जिसकी प्रायोरिटी इनिशियली हाईएस्ट थी। तो इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था P1 की प्रायोरिटी हाईएस्ट कंसीडर की थी। सो इन दिस केस जब प्रायोरिटी इक्वल आ जाती है, डेडलाइन की वैल्यू आपकी इक्वल आ जाती है, तो उस केस में प्रायोरिटी नहीं, डेडलाइन इक्वल आती है वैल्यू। जैसे दोनों की डेडलाइन क्या आई थी 10-10, तो उस केस में वो किसको फिर एग्जीक्यूट करता है? वो उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है जो स्टार्टिंग में हाईएस्ट प्रायोरिटी पे एग्जीक्यूट हुआ था। तो स्टार्टिंग में हाई प्रायोरिटी किसको दी थी सिस्टम ने? P1 को। तो 8 पे P1 पहले एग्जीक्यूट करेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। P1 अगेन एग्जीक्यूट फॉर इट्स 0.9 टाइम, तो फिर से जस्ट 0.9 के लिए वो एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पे, यानी कि 8.9 के लिए। एट पॉइंट नाइन के लिए इसने एग्जीक्यूशन कर लिया। इट इज लेफ्ट विद दिस, तो वो ऑब्वियसली P2 करेगा क्योंकि P1 इस स्लॉट में तो एग्जीक्यूट हो ही गया है। सो अब 8.9 पे सिस्टम में आ जाएगा P2। P2 को कितना चाहिए था एग्जीक्यूशन के लिए? जस्ट 0.2, तो 0.2 चाहिए था। सो इट कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन at 9.1, ठीक है। रेस्ट ऑफ द 0.9 यूनिट ऑफ टाइम इज आइडल फॉर द CPU। ये जो पूरा टाइम है ये आइडल, ठीक है। तो इस तरह से आपको EDF को सॉल्व करना है। क्लियर है ये? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। सिंपल है, ये वैल्यूज आपको गिवन होगी, पैरामीटर्स जो हैं प्रोसेसेस के साथ, ठीक है। इसमें आपको कौन से प्रोसेस की हाई प्रायोरिटी देखनी है? जिसकी डेडलाइन वैल्यू कम हो, ठीक है। अब इस अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, P1 की डेडलाइन थी 2, P2 की डेडलाइन थी 5, तो डेडलाइन वैल्यू P1 की कम थी, P1 की कम थी, दैट्स व्हाई P1 हैज अ हाई प्रायोरिटी देन P2, ठीक है। इसलिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने पहले प्रोसेसर किसको दे दिया? P1। क्लियर? अब 0 पे इनिशियली सभी प्रोसेसेस का फेज 0 होता है। 0 पे आप जितने भी प्रोसेस आपको गिवन है वो लिखोगे, P1 P2 P3 जो भी, ठीक है। उसके बाद जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसको पहले शेड्यूल करोगे। तो यहाँ पे आपके सिस्टम ने P1 को शेड्यूल कर दिया। P1 को शेड्यूल किया तो उसको एग्जीक्यूशन के लिए कितना टाइम चाहिए? जस्ट चेक इट। उसको चेक किया 0.9, तो उतना एग्जीक्यूशन आप शो कर दो। तो 0.9 की एग्जीक्यूशन यहाँ पे आपको आपने शो की। आफ्टर दैट एट 0.9 हमारे सिस्टम के पास दो ही प्रोसेस अभी एग्जीक्यूट करने के लिए, तो 0.9 पे सिंपली वो प्रोसेस P2 को अब एग्जीक्यूट कर सकता है। तो उसने P2 को एग्जीक्यूट कर दिया। P2 को उसने एग्जीक्यूट किया, उसकी एग्जीक्यूशन चल रही है।
बट जैसे ही 2 आ जाता है तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता लगता है कि नहीं, अब तो P1 के रिलीज होने का टाइम है। तो आपको P2 और P1 दोनों में से चेक करना पड़ेगा कि किसकी प्रायोरिटी हाई है। सो 2 पे जब P1 रिलीज होता है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है कि P1 की डेडलाइन क्या है, P2 की डेडलाइन क्या है। P1 की डेडलाइन है 4, ठीक है, एट 2, क्योंकि दो दो का डिफरेंस चल रहा है। P2 की डेडलाइन है 5, क्योंकि अभी उसका फर्स्ट स्लॉट चल रहा है। सो इट मींस डेडलाइन अभी स्मॉल किसकी है, P1 की ही है। सो दैट्स व्हाई वो P1 की हाई प्रायोरिटी कंसीडर करेगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो एट 2 पे आपके सिस्टम ने P1 का एग्जीक्यूट कर दिया। P1 एग्जीक्यूट हुआ, सिंपली जितना उसका एग्जीक्यूशन टाइम है उतना 0.9। तो ये 2 से हुआ था तो 2.9 यहाँ पे आपने लिख दिया। उसके बाद रेस्ट ऑफ द टाइम पीरियड वो P2 को दे सकता है, तो उसने P2 को असाइन कर दिया। P2 एग्जीक्यूट ही हो रहा है तो 4 पे फिर से देखा सिस्टम ने कि फिर से P1 के रिलीज होने का टाइम आ गया, ठीक है। अब आपके सिस्टम ने देखा कि अब किसकी डेडलाइन वैल्यू कम है। एट 4 पे P1 की डेडलाइन अब चेंज हो गई, 6 हो गई। P2 की डेडलाइन अभी 5 ही है। सो अब डेडलाइन किसकी छोटी है, P2 की। सो दैट्स व्हाई एट 4 P2 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सो एट 4 पे P2 एग्जीक्यूट हुआ, P2 ने अपना एग्जीक्यूशन पूरा कर लिया। कितना एग्जीक्यूशन रहा उसका, 4.1 का। क्यों, क्योंकि उसका इतना ही वैल्यू रहती थी एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। 4.1 तक उसने एग्जीक्यूट कर लिया। उसके बाद फिर से P1 को उन्होंने चांस दे दिया ऑपरेटिंग सिस्टम ने, और P1 ने अपने 0.95 तक ये कंप्लीट कर, ठीक है। एट 5 अगेन सिस्टम ने चेक किया कि अब किसको एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि 5 पे P2 रिलीज हो रहा है। तो उसने चेक किया कि एट 5 P2 की डेडलाइन क्या है। P2 की डेडलाइन है 10। और फिर उसने चेक किया P1 की डेडलाइन क्या है। P1 की डेडलाइन है 6, लेकिन 4 to 6 वाले स्लॉट में P1 ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है। सो दैट्स व्हाई अब वो उसका एग्जीक्यूट कर नहीं सकता, तो उसने P2 को ही एग्जीक्यूट किया। तो 5 to 6 में P2 एग्जीक्यूट हुआ। एट 6 फिर से P2 को रोका गया। क्यों, क्योंकि एट 6 पे उसको पता है फिर से P1 रिलीज हो रहा है। तो एट 6 पे उसने फिर डेडलाइन चेक करी। P1 की डेडलाइन अब 8 है और P2 की डेडलाइन अभी 10 ही है, क्योंकि उसका सेकंड प्लॉट चल रहा है। तो 8 छोटा है, तो दैट्स वाई उसने P1 को एग्जीक्यूट किया। P1 ने वही 0.9 के लिए एग्जीक्यूशन ली 6.9 तक। आफ्टर दैट 6.9 पे क्या हुआ आगे, आपका P2 एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि P1 की तो टर्न आ ही चुकी उसके स्लॉट में, तो P2 यहाँ एग्जीक्यूट हो गया। P2 एग्जीक्यूट ही हो रहा था, तो एट 8 पे आपके सिस्टम ने देखा कि P1 रिलीज हो रहे, तो उसने फिर अगेन डेडलाइन चेक किया। P1 की डेडलाइन चेक की 10, P2 की डेडलाइन चेक की 10। तो अब देखते हैं, आप तो दोनों की सेम है, अब क्या करा जाए। तो अब वो सिंपली क्या करेगा, जो इनिशियली जिसकी हाईएस्ट थी उसको पहले दे देगा। तो इनिशियली हाईएस्ट P1 की कंसिडर की थी, तो दैट्स व्हाई एट 8 P1 को प्रोसेसर मिल गया। P1 ने अपना एग्जीक्यूशन कर लिया 8.9 तक। आफ्टर दैट P2 का जितना रहता था उसने अपना एग्जीक्यूशन कर लिया 9.1 तक। और लास्ट में ये जो स्लॉट है, यहाँ पे कोई भी प्रोसेस नहीं आ सकता, क्योंकि अपने टाइम स्लॉट में दोनों ने एक एक बार एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिए। तो ये वाला जो आपका स्लॉट रहेगा ये आइडल रहेगा। इस टाइम पीरियड पे CPU जो है वो आइडल रहेगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने कल भी बताया था पर्पस इसका कि क्या होता है, CPU आइडल टाइम कम करना, ठीक है। तो ये EDF है। रेट मोनोटोनिक में आपकी कल प्रायोरिटी चेंज नहीं हो रही थी, वो फिक्स थी। EDF में प्रायोरिटी आपकी चेंज है। ओके क्लास, नाउ नेक्स्ट यूनिट इज मल्टी प्रोसेसर। Yes class, multi processor, what is multi processor operating system?
Just tell me. Till then, I'm taking your screenshot. What are the types of multiprocessor and what is multiprocessor? Multiprocessor, the system in which two or more than two CPUs or two processors are used. That is the multiprocessor system. जहाँ पे आप more than one कह सकते हैं, आप प्रोसेसर्स का यूज करते हैं. ठीक है. सिंपली अब जो आपके सिस्टम आते हैं वो मल्टी कोर के ही आते हैं, या डुअल कोर या फिर मल्टी कोर. सो आपका ये सारा क्या है एग्जाम्पल मल्टी प्रोसेसर का, जहाँ पे आपके प्रोसेसर्स जो है वो मोर देन वन यूज हो रहा है. दैट इज मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स. अब मल्टी प्रोसेसर भी आपके टू टाइप से होते हैं, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर. Symmetric and asymmetric multiprocessing. In this symmetric multiprocessing क्या होता है, यहाँ पे जितना भी आपके प्रोसेसर्स यूज होते हैं, all these processor use the same type of operating system. They work on the same type of operating system. यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मतलब हमें पता है क्या होता है.